नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा यादव। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झुंझुनू जिले के चिड़ावा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने यहां नकली नोट छापने के संसाधन उपलब्ध करवाने के मामले में एक आरोपी को बीकानेर से गिरफ्तार किया। बता दें, इससे पहले पुलिस ने गैंग के मुख्य सरगना समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया था और उनके पास से नकली नोट भी बरामद किए थे। वहीं पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए नकली नोट छापने के संसाधन उपलब्ध करवाने वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। झुंझुनू जिले के पिलानी कस्बे में बिट्स कैंपस के नजदीक एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां 2 बाइक और एक बोलेरो गाड़ी में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक बाइक 10 फीट दूर जा गिरी। वहीं टक्कर के बाद बोलेरो सड़क किनारे बिजली के पोल से टकराकर पलट गई। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक सवार महिलाओं को हल्की चोटें आई है। वहीं बोलेरो में 4 महिलाएं, 2 युवक और 3 छोटे बच्चे मौजूद थे। घटना के बाद लोगों ने एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद सभी घायलों को बिरला सार्वजनिक अस्पताल ले जाया गया, जहां घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। हादसे की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और घटना की जानकारी जुटाई। राजस्थान के अलवर में कोतवाली थाना क्षेत्र नंबर 2 टिटोड़ा मोहल्ले में देर रात को बदमाशों के होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को आता देख सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। इस दौरान पुलिस ने मौके से गाड़ी भी जब्त की, जिससे 712 बोर जिंदा कारतूस, 3 तलवार आदि भी बरामद की है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। कल रात्रि में झगड़े की सूचना पर टिटोड़ा मोहल्ला स्कीम नंबर 2 में हमराई जाब्ता के पहुंचा था, जहां पर एक नेक्सॉन गाड़ी रंग काला तेज गति से आती हुई टिटोड़ा मोहल्ला में एक गली में घुसी, जिसमें से 2 लड़के निकलकर भागे। हमराई जाब्ता द्वारा लड़कों की तलाश की गई, लेकिन पतली गली और अंधेरे का फायदा उठाते हुए दोनों लड़के भाग गए। वापिस आकर नेक्सॉन गाड़ी को चेक किया तो गाड़ी की पिछली सीट पर 7-12 बोर जिंदा कारतूस व पैरदान के नीचे 3 कृपाणनुमा हथियार मिले। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत झालावाड़ जिले के कलेक्टर आलोक रंजन ने ग्राम पंचायत तख्तासा में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया और संबंधित विभागों के काउंटर पर जाकर शिविर के दौरान लाभार्थियों की संख्या की जानकारी ली। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने कार्मिकों को केंद्र सरकार की समस्त फ्लैगशिप एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी व्यापक रूप से आमजन को देने के भी निर्देश दिए। डीएम ने इस दौरान लाभार्थियों से योजनाओं में मिलने वाले लाभों के बारे में भी चर्चा की, उनके अनुभवों को भी जाना। राजस्थान सरकार में मंत्री कन्हैयालाल चौधरी टोंक के डेचवास पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंत्री कन्हैयालाल ने क्षेत्र के विकास को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। चित्तौड़गढ़ में नगर परिषद द्वारा हाथीकुंड के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण कार्य का सभापति संदीप शर्मा ने निरीक्षण किया और तकनीकी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बता दें, वर्तमान में हाथीकुंड पर घाट का निर्माण कार्य और प्लेटफॉर्म पाथवे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके बाद संपूर्ण कुंड की दीवारों की मरम्मत की जाएगी और उन पर लोहे की जालियां लगवाई जाएंगी। संपूर्ण कुंड पर लाल पत्थर लगाया जाकर कुंड का सुंदर रूप दिया जाएगा। हाथीकुंड के जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। इसमें हम प्रथम चरण में 86 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, जिसमें हम 2 तो यहाँ घाट बना रहे हैं ताकि कोई भी हमारे सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम हो तो
वो क्षेत्रवासी उन घाटों का उपयोग कर सके, जिस प्रकार हम दीपदान करते हैं, विभिन्न प्रकार के हमारे धार्मिक आयोजन भी होते हैं। नज़दीकी जो हमारे क्षेत्र का पूरा काफ़ी बड़ा हमारा धार्मिक स्थल मंदिर भी है, जिसके प्रति भी लोगों की काफ़ी आस्था है। तो इस धर्म स्थल को, इस पूरे क्षेत्र को, इस बावड़ी को, नज़दीक गार्डन, इसको एक सुंदर रूप देने के लिए और पूरे क्षेत्र के उपयोग में आ सके, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत ही प्राचीन बावड़ी है और काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। तो हमने प्राकृतिक जल स्रोतों को रिनोवेशन का कार्य जो हमने प्रारंभ किया था, उसके तहत इस पे ये कार्य करा रहे हैं। प्रथम चरण में इस पे 86 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं और ये कार्य होने के बाद इस पे और हम बजट पारित करके और इस पे पैसा खर्च करेंगे। इसमें इसके चारों तरफ जालियां भी लगेंगी। पूरा ये कार्य जो धौलपुर स्टोन में हो रहा है, काफ़ी एक सुंदरता को भी बढ़ावा देगा और इसका उपयोग भी बढ़ेगा। अलवर में अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति की ओर से रामनगरी अयोध्या में 40 दिवसीय भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए अलवर शहर के मंगल परिणे से जिले के सभी गांवों और तहसीलों के लिए रामरथ रवाना किए जाएंगे। वहीं 18 जनवरी को अलवर से 3 ट्रक रसद सामग्री समेत अन्य सामान लेकर 150 राम सेवकों के जत्थे के साथ अयोध्या के लिए रवाना होंगे। रामरथ को मंत्री संजय शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बड़ी संख्या में राम सेवक मौजूद रहे। समिति से जुड़े पदाधिकारी ने बताया कि रामरथ श्री राम मंदिर स्थापना दिवस पर अयोध्या धाम पहुंचने के लिए लोगों को प्रेरित करेगा। पूरे राजस्थान में, पूरे भारत के 24 भंडारे लग रहे हैं। हर स्टेट का एक भंडारा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की प्रेरणा से अलवर का भंडारा जानकी रसोई पूरे 40 दिन की वहाँ अयोध्या जी में सेवा रहेगी। एक दिन में 5000 लोगों का हमें सेवा का अवसर प्रदान किया राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने। ये रथ पूरे जिले में प्रचार करेगा और पूरे जिले में जाएगा। 18 तारीख को यहाँ से अयोध्या के लिए खाद्य सामग्री के 3 ट्रक और सेवादारों की 150 आदमियों की टीम रवाना होगी। केंद्र के हिट एंड रन कानून को लेकर ट्रक और वाहन चालकों के विरोध के बीच हनुमानगढ़ के डीएम ने अपील जारी की है। जिला कलेक्टर ने वाहन चालकों एवं ट्रांसपोर्ट यूनियनों के नाम जारी में अपील में कहा कि हाल ही में पारित किए गए न्याय संहिता कानून के प्रति आमजन में कुछ भ्रांतियां हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत किसी व्यक्तिगत समुदाय या संगठन को टारगेट नहीं किया जा रहा। मोटर व्हीकल कानून एमवी एक्ट के अंतर्गत किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया और ये कानून अभी लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी से शांति बनाए रखने की अपील भी की। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में न्याय संहिता का कानून सरकार द्वारा पारित किया गया है। इसके अंदर सेक्शन 162 सेक्शन 2 के तहत जो हिट एंड रन केस में संशोधन किया गया है, उसके खिलाफ कई जगह पे स्ट्राइक की जा रही है। इस कानून को लेके काफ़ी भ्रांतियां हैं जो फैलाई जा रही हैं। इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि सरकार की जो मंशा है वो ये है कि कोई भी लापरवाही से अगर वाहन चलाता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ना कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने की कोई मंशा है। मोटर व्हीकल का जो कानून है एमवी एक्ट, उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। ये बस न्याय संहिता में जो संशोधन है उसके ऊपर की कार्रवाई है। फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया के तहत जो भी न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है उसके जो फैक्ट्स हैं वो चेक नहीं किए जा रहे। ये जो कानून है वो सबकी भलाई के लिए बनाया गया है। काफ़ी ज्ञापन इस ऑफिस में हमें मिले हैं जो हमने सरकार तक पहुंचाए हैं और सरकार इसके ऊपर मंथन कर रही है जो इसके प्रोविजंस हैं उसके ऊपर। अभी ये कानून जो है लागू नहीं हुआ है और ये जो प्रोविजंस हैं, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट में अभी संशोधन नहीं हुआ है तो वो आज की डेट में लागू नहीं है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहूँगी कि लार्जर हिट में आप सब सहयोग करें, स्ट्राइक ना करें, क्योंकि आपके स्ट्राइक करने से जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उस पे असर पड़ता है और आम जन को तकलीफ़। धौलपुर जिले के सैपू थाना क्षेत्र पुलिस ने एक 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को पार्वती नदी के बेहड़ों से धर दबोच लिया। मामले की जानकारी देते हुए धौलपुर एसपी मनोज कुमार ने बताया कि सैपू इलाके के करीमपुर कस्बे में स्थित पेट्रोल पंप पर 22 दिसंबर 2023 को कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था।
इस मामले में 5 आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था और आरोपियों की धरपकड़ के लिए अभियान भी चलाया गया, जिसके तहत पुलिस ने पार्वती नदी के बीहड़ों से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। बानसूर में एक सांड अंधेरे के चलते 70 फीट गहरे कुएं में गिर गया। ग्रामीणों ने इस बात की सूचना गोरक्षक दल की टीम और नगर पालिका को दी, जिसके बाद क्रेन की सहायता से 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सांड को सही सलामत बाहर निकाला गया। इस दौरान गोरक्षक टीम के सदस्य मनीष जोशी, मनोज सोनी, अशोक सैनी कोठाला, केशव शर्मा, डॉक्टर प्रदीप प्रजापति, नरेंद्र यादव, महेंद्र सिंह विक्की समेत नगर पालिका की टीम मौजूद रही। राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री हीरालाल नागर कोटा जिले के कैथून कस्बे पहुंचे। इस दौरान बीजेपी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष योगेंद्र नंदवाना ने जोरदार स्वागत किया, जहां उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अस्पताल में भर्ती मरीजों को कंबल वितरित किए। इस दौरान मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के विकास कार्य में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी जाएगी। डूंगरपुर शहर की पत्रकार कॉलोनी में चोरों ने एक साइकिल स्टोर की दुकान के शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने गले में रखे 19,000 रुपए, कैश, पर्स और एटीएम कार्ड पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे में 4 चोर चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए नजर आए। पीड़ित दुकानदार ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई। सर, मैं रात को 8:30 बजे यहाँ से दुकान बढ़ा के गया हूँ और जब मैं वापस अभी सुबह मेरे पे फ़ोन आया गया है, उसके बाद मुझे पता लगा है कि दुकान पे चोरी हुई है। 7 बजे मैं दुकान पे आया हूँ। साइड का शटर ऊंचा करके इन्होंने यहाँ से कांच तोड़ के 19,000 रुपये नकद थे वो निकाले हैं और रात को 12:40 से लेकर 1:10 के बीच की वारदात है ये। सीसीटीवी में कितने लोग नजर आ रहे हैं? 4 जने हैं सर। अलवर जिले के खेड़ली कस्बे स्थित उपजिला अस्पताल कई सुविधाओं से वंचित है। आपको बता दें, उपजिला अस्पताल अभी भी पुराने सामुदायिक भवन में संचालित हो रहा है। सर्जन के अभाव में आधुनिक ऑपरेशन थिएटर पर भी ताला लगा है। प्रसूताओं को दूध दलिया नहीं मिल रहा। लोग बाहर से खरीदकर अपने मरीज के लिए दलिया और दूध ला रहे हैं। इतना ही नहीं, अस्पताल में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की भी भर्तियां नहीं हो रही है। अस्पताल प्रशासन में जो अपन ने यहाँ डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी के टाइम पर हम लोग उसको यहाँ पर एडमिट करते हैं और एडमिट होने के बाद उसकी यहाँ अगर कोई क्रिटिकल केस नहीं होता है तो उसकी यहाँ नॉर्मल डिलीवरी कराई जाती है। उसके बाद उसको दवाई वगैरह की व्यवस्था रख करके 3 दिन यहाँ रखा जाता है। उसका डिस्चार्ज कार्ड बना करके उसकी छुट्टी कर दी जाती है। राज्य सरकार के द्वारा जो प्रसूताओं के लिए दलिया वगैरह दिया जाता है, बताया जाता है कि यहाँ पर नहीं मिल रहा, क्या कारण है उसका? साहब, इसकी जानकारी पूरी तरह से मुझे नहीं है। पहले यहाँ पर जरूर मिलता था क्योंकि ये स्वयं समूह कुछ बना रखा था लोगों ने। अब इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इसकी जानकारी मोस्टली या तो CDP मैडम या फिर आंगनवाड़ी वगैरह ये अपना समूह बना करके आप इनसे जानकारी लेंगे। ऑपरेशन थिएटर की अपने यहाँ क्या व्यवस्था है? ऑपरेशन थिएटर हमारा फंक्शनल है, लेकिन इस समय चल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर सर्जन डॉक्टर की उपलब्धता नहीं है। कितने चिकित्सकों के पद रिक्त चल रहे हैं और वर्तमान में कितने पद? जिला चिकित्सालय बनने के बाद यहाँ पर 21 चिकित्सकों के पद आ चुके हैं, जिसमें से वर्तमान में अभी हमारे पास 6 ही डॉक्टर हैं और 3 अपने डेंटल के हैं। अभी तो कुछ भी ना मिली और घर से हम ला रहे हैं। यहाँ कोई सुविधा ना मिल रही, हम सब घर से ला रहे हैं। दूध दरिया घर से ला रहे हैं, यहाँ से कोई सुविधा ना मिली। कब से भर्ती हुआ? कल जब अब डिलीवरी हो गई, कल से ना मिली है कोई। अब तक नहीं मिला? नहीं मिला।
खबर जयपुर से है, जहां सड़क दुर्घटना में घायल शख्स को इलाज के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन लंबे इलाज के बाद डॉक्टरों ने घायल शख्स के ब्रेन को डेड घोषित कर दिया, जिसके बाद डॉक्टर्स की सलाह और परिजनों की अनुमति पर घायल शख्स के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों का दान कर दिया गया। स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ने अंगों का आवंटन किया, जिसके बाद एक किडनी सवाई मानसिंह अस्पताल और एक किडनी और लीवर संतोकबा दुर्लभजी मेमोरियल अस्पताल में प्रत्यारोपित किया गया। बता दें कि प्रत्यारोपण एसएमएस का 28वां प्रदेश का 55वां अंगदान है। जयपुर में अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के निमंत्रण अभियान के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति ने विवेकानंद प्रखंड जगतपुरा में कलश यात्रा निकाली है। यात्रा प्राचीन शिव मंदिर से शुरू होकर टीबा के हनुमान मंदिर तक निकाली गई, जिसमें समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। विश्व हिंदू परिषद से प्रांत उपाध्यक्ष सुभद्र पापड़ीवाल, प्रांत विशेष संपर्क प्रमुख सुलभ शुक्ला समेत प्रखंड के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की संयोजक जयमाला ने बताया कि मातृशक्ति कलश यात्रा को स्थानीय लोगों ने राम मंदिर अभियान को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसमें बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी पीले चावल वितरण करने के लिए अपने अपने कॉलोनी में घर घर जनसंपर्क कर निमंत्रण देंगे। बानसूर के नारायणपुर के गड़ी गांव में पिछले 2 दिनों से पैंथर के मूवमेंट से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। तेंदुए अब तक 3 बकरियों को शिकार बना चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई दिनों से तेंदुए लगातार पशुओं का शिकार कर रहा है। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग ने तेंदुए की तलाश तेज कर दी है और तेंदुए के हमले में मारे गए जानवरों के मालिकों को उचित मुआवजे के नुकसान की रिपोर्ट भी अधिकारियों के पास भेज दी गई है। राजस्थान के रावतभाटा के हलसेड़ा गांव से बीमा कंपनियों की लापरवाही के चलते किसान काफी परेशान है। किसान जगन्नाथ शर्मा के खेत में खड़ी धनिये की फसल पाला पड़ने की वजह से नष्ट हो गई, लेकिन फसल का बीमा होने के बाद भी बीमा कंपनी मामले में किसी प्रकार का कोई संज्ञान लेने को राजी नहीं है। कंपनी बीमा की राशि का भुगतान जारी करने के अनुरोध के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही, जिसको लेकर पीड़ित ने बीमा राशि और मुआवजे के भुगतान के लिए जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को भी ज्ञापन सौंपा है, लेकिन मामले में कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अनिल जी उनसे पूछते हैं कि जो उनकी फसल फसल खराब हुई थी उसका मुआवजा जो 2022 में उनकी फसल खराब हुई थी पाला पड़ने से, तो अभी तक उनका मुआवजा नहीं आया। तो यहाँ के किसान जो है वो काफ़ी निराश हो जाते हैं जब उनकी फसल का मुआवजा नहीं आता। तो हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने जानकारी दी है, कोई चेक करने आया है कि नहीं। 2022 में मेरा फसल खराब हुआ था और बैंक से बीमा कटवाता मैंने 16,000 रुपये। तो टोल फ्री नंबर पे मैंने सूचना दी, 24 घंटे बाद में वो अधिकारी ग्राम सेवक वहाँ आए, खेत पर गए और फोटो खींचा और बेगों से तो उन्होंने क्या और 80% था मेरे को कागज़ दिया और यहाँ से कागज़ ले गए वो, और जिसके बाद में मैंने साल भर बाद में 181 पे कॉल किया और सूचना दर्ज करवाई। अभी तक कोई सूचना नहीं और ये बता रहे हैं कि ये इसमें नहीं आता है और हमारा नियम अलग है। तो जब बीमा करते हैं ये तब हमारे को नियम नहीं बताते हैं। जब मैं नियम नहीं आ रहा था तो इन्होंने फोटो क्यों खींचा और 80% हाँ 16,000 रुपये ली बैंक से। मेरे पिताजी नाम पंचान जवाब मिलाया और एक कागज बना के दे गए। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा कि तुम्हारे आगे से दबाव है इसलिए हम आगे थे आए, क्यों जब आपके नियमन में नहीं था नहीं आना चाहिए आपको। तो आपने अनिल जी को सुना कि इनका कहना है कि 16,000 जो है इनके बीमे की राशि भी कटी है, तो चेक किया गया और 80% फसल खराबा की जो बीमा है योजना भी बना के ले गए, लेकिन आज तक जो है इनको मुआवजा नहीं मिला है। तो इस तरह की बीमा कंपनियों और बीमे को लेकर यहाँ के किसान काफ़ी निराश है। कैमरा जता रहे हैं तो हम उनसे जानकारी लेते हैं कि 2022-2023 के जो है बीमा फसल बीमा का इनको आज तक लाभ नहीं मिला है। तो हम और किसान से भी जानते हैं। अच्छा, आपका नाम बताना। मेरा नाम श्यामलाल राठौर, 2022 से। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे बीमा राशि को लेकर? तो हमारा बीमा राशि मिलना चाहिए, हमने पैसे जमा कराए उसके बीमा राशि जो भी करवाए और कचरा संज्ञान ये सभी आप करा के बता देंगे।
इनका कहना है कि इनकी सब कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, इनका बीमा की राशि कटी है, लेकिन जब मुआवजे का टाइम आता है तो ग्रामीणों को मुआवजा नहीं मिलता। तो यहाँ पर एक और किसान है, हम उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम बताइए। अच्छा, ये नंदलाल जी है, तो आपका कब का बीमा है? बीमा राशि मिलनी चाहिए, तो हर साल भी कटाओ में खराब हो तो उसकी राशि मिलनी चाहिए। तो इनकी जब इनका बीमा की जो रकम है वो कटती है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको बीमा नहीं मिलता है, तो प्रशासन को इस पर कठोर कदम उठाना चाहिए। कैमरा पर्सन मोहम्मद साहिल के साथ मैं अमीना शेख, नवतेज टीवी, रावत। कोटपुतली जिले के नारायणपुर अलवर सड़क मार्ग पर दोपहर 12:30 बजे रोडवेज बस और बाइक में आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिवार को सुपुर्द कर दिया है। वहीं मृतक के बड़े भाई ने नारायणपुर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस ने दुर्घटना में क्षतिग्रस्त बाइक और रोडवेज बस को जब्त कर जाँच शुरू कर दी है। आज दिनांक को 12:30 बजे थाना नारायणपुर पुलिस जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि सामोता चौराहे के पास एक्सीडेंट हो गया रोडवेज बस और मोटरसाइकिल में। इस पर घटना पर पहुंचा, जहां पर एक बाइक पड़ी हुई थी। मृतक की लाश को मोर्चरी में एम्बुलेंस भिजवाया जा चुका था। मोटरसाइकिल व रोडवेज बस को मौके से हटाकर साइड में किया गया। मोर्चरी पर आकर देखा तो उसके भाई, मृतक के भाई राम सिंह ने बताया कि मेरा भाई कैलाश सुबह गांव से मोटरसाइकिल से नारायणपुर के लिए रवाना हुआ था। सामोता चौराहे के पास पहुंचा तो आमने सामने रोडवेज बस और मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई, जिससे वो घायल हो गया। उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, जिसकी लाश मोर्चरी में रखी है। इस संबंध में रिपोर्ट पेश की है। रोडवेज बस को जब्त कर लिया है और मृतक का पोस्टमार्टम कराकर वारिसान को लाश सुपुर्द कर दी। रोडवेज को जब्त कर जांच जारी। खबर पंजाब के मुक्तसर से है, जहां एक व्यक्ति पर दो अज्ञात लोगों ने रोड से हमला कर दिया। इस घटना में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि व्यक्ति कुछ दिनों से गिद्दड़बाहा के मलोट रोड पर झोपड़ी बनाकर लंगर की सेवा कर रहा था। मृतक के 2 बेटे और 1 बेटी है। परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नगर पालिका सभागार में मसूरी की विकास योजनाओं की विभागीय समीक्षा बैठक ली और जनता की समस्याओं को सुना। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने कार्य की धीमी गति को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बरसात न होने के कारण फसलों को नुकसान होने की संभावना है, जिसको लेकर सरकार किसानों के लिए योजना बनाएगी। कोई बात नहीं, इंतजार कीजिएगा। नए साल के अभी शुरू हुआ है और शुरुआत में ही आपको जो है मिठाई आपके मुंह तक पहुंच जाएगी। माल रोड का सुंदरीकरण जिस प्रकार से आपका चल रहा था उस प्रकार से हुआ नहीं। आप थोड़ा इंतजार कीजिएगा। देखिए, माल रोड में जितनी बार काम, कभी बारिश हो गई, कभी टूरिस्ट का फ्लो जाता है, जिस रफ्तार से काम होना चाहिए था काम नहीं हो पाया। लेकिन मैंने MDDA और नगर निगम, MDDA नगर पालिका भिवंडी तीनों ध्यान को निश्चित कर दिया है। जहाँ पर जो जिसका काम होगा उसे पूरा करेगा। माल रोड मसूरी का हृदय है, क्योंकि पूरा टूरिस्ट वहाँ पर आता है, तो हृदय को तो बिल्कुल फिट होना चाहिए, उसको हम फिट करेंगे। कमर्शियल स्कूटी भी बड़ी समस्या बन देखिए, मैंने कमर्शियल स्कूटी के लिए यहाँ के SDM को, यहाँ के इंस्पेक्टर जो यहाँ के CO हैं, उनको भी निश्चित कर दिया है कि जहाँ पर इनका निर्धारित स्थान है, जहाँ पर लाइसेंस देते हुए कहा गया था कि हम अपने ऑफिस के आगे इनको पार्क करेंगे, वहाँ से देंगे, उनको वहीं भेजा जाएगा और जो सार्वजनिक स्थल पर है उनको हटा दिया जाएगा। सर, पूरे उत्तराखंड के लिए बरसात अब बड़ी समस्या बनी हुई है, गेहूं की फसल बर्बाद हो चुकी है। और देखिए, मैंने इसके लिए अधिकारियों की बैठक बुलाई है, क्योंकि बारिश न होने के कारण हमारी फसलों को बहुत नुकसान हो रहा है। पहले तो मेरी बाबा केदार से, बद्री केदार से विनती है, प्रार्थना करते हैं कि किसी से बारिश हो, नहीं तो सरकार किसानों के साथ खड़ी है और उसके लिए कोई ना कोई योजना बनाकर उसके लिए सरकार काम करेगी। जी
सर हमने मंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है यहाँ पे आंगनबाड़ी की तरफ से, जो कि हम यहाँ पे 33 सेंटर हैं, 33 सेंटरों को प्रत्येक सेक्टरों में भागना पड़ता है देहरादून में, जो कि हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इसमें प्रत्येक सेक्टर से हमें सामान लोडिंग करना पड़ता है, जिसका भी हमें भुगतान खुद से करना पड़ता है, और टीए बिल भी हमें विभाग द्वारा नहीं दिया जाता है। और जो गेहूँ चावल जो राशन हमें THR के रूप में हम लोग लाभार्थियों तक पहुँचा रहे हैं, उसका भी दुकान से उठाना, उसका ढुलान भी हम खुद से भुगतान कर रहे हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। पूर्व में देहरादून में अभी तक तो इस विषय में कोई हमें ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है इस विषय में, पर फिर भी यदि ऐसा रहेगा तो हमें कुछ ना कुछ तो इसमें करना पड़ेगा। जी, उन्होंने बोला है कि हम इस विषय में बात करेंगे, अपने डायरेक्टर सर से भी और विभाग से भी बात करेंगे इस विषय में कि इनका जो सामान है इनके सेंटरों तक पहुँचाया जाए, और जो इनका भुगतान है इनको टीए बिल भी दिया जाए। खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां सनातन महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस दौरान उन्होंने सनातन धर्म जन जागरण यात्रा की जानकारी दी। राजवर्धन सिंह परमार ने बताया कि सनातन धर्म जन जागरण यात्रा का आगाज 14 जनवरी 2024 को कनॉट प्लेस के प्राचीन शिव मंदिर से होगा। इस दिन कनॉट प्लेस में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में 2100 दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे, और ये इसके जरिए पूरी दिल्ली में घर घर जाकर 1.5 लाख हनुमान चालीसा भेंट करने का कार्यक्रम भी किया जाएगा, जिसमें संस्था भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएगी एवं सनातन धर्म का प्रचार करेगी। सनातन धर्म जन जागरण यात्रा महाराणा प्रताप सेना के नेतृत्व में निकाली जा रही है, जिसके संयोजक आदरणीय बड़े भाई सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह जी को बनाया गया है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि यह सनातन धर्म जन जागरण यात्रा पूरे देश में एक नई मिसाल कायम करेगी। अन्य बातों को आपके बीच यात्रा के संयोजक आदरणीय AP सिंह जी आपके बीच रखेंगे, और सर्वसम्मत से इस प्रस्ताव को पास किया गया है। आप महाराणा प्रताप सेना के संयोजक के रूप में, जन जागरण यात्रा के संयोजक के रूप में कार्य करेंगे, और अभी 2 या 3 दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया जाएगा, वहां भी मीडिया के साथियों को बताया जाएगा। राजस्थान के इतिहास में पहली बार पुलिस कमिश्नर ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने मानसरोवर के शिप्रापथ थाने में जन सुनवाई के इस दौरान हजारों की संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे, और पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज ने सभी फरियादियों की समस्याओं के जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया। साथ ही कई फरियादियों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। हम चाह रहा था कि बहुत सारे संख्या में आयुक्तालय में लोग आयुक्तालय के विभिन्न क्षेत्रों से आके परिवार देता है, तो उसको फॉलोअप में वहाँ हम हेड ऑफिस में बैठ के जब करता है तो यहाँ फ़ोन करके पूछना पड़ता है, कभी उसका पता नहीं चलता कि फीडबैक सही है क्या नहीं। तो हमने सोचा कि इलाके में जाके हर वृत्त क्षेत्र में, हर जिले का हर वृत्त में हफ्ते में एक बार इस तरह का शिविर लगाएं, क्योंकि हर जिले का, चारों जिलों का एक एक वृत्त 1 महीने में कवर हो जाएंगे। इसी प्रकार ये जो प्रैक्टिस हमने शुरू किया वो लगातार जारी कर रखने का है हमारा उम्मीद। बहुत सारे बहुत प्रकार का शिकायतें आई है, कोई मुकदमे के संबंधित है, कोई तुरंत रेस्पॉन्स नहीं होने के संबंधित है, कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज़ चलने के संबंधित है। तो धीरे धीरे एक एक करके हम उसको एड्रेस करके व्यवस्था ठीक कराने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं हमारे संवाददाता उमंग माथुर ने कई फरियादियों से खास बातचीत भी की। शिप्रापथ थाने हम इस समय यहाँ पर खड़े हैं, और आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस ने एक, हम कह सकते हैं, एक अनूठा कार्य करते हुए जन सुनवाई यहाँ पर रखी है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ यहाँ पर है। कई फरियादी यहाँ पर आए हैं अपने अपने मामले लेकर, किसी का 1 साल पुराना मामला, किसी का 2 साल पुराना मामला। मैं प्रियंका भास्कर, हम कल्लावाला वाटिका रोड पे रहते हैं। मैं SC की महिला हूँ, और मेरे परिवार को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है सवर्ण जाति के लोगों के द्वारा कि वो आए दिन छोटी छोटी बातों पे हमसे झगड़ा करते हैं। मकान, अब वो पुलिस में अरेस्ट भी हो गए, जेसी भी हो गई है उन लड़कों को, फिर भी अब वो
हमसे बदला लेने के लिए वापस से परेशान कर रहे हैं, मुझे मेरा पीछा करते हैं, हमें केस वापस लेने के लिए धमकियां देते हैं। और फिर अब उन्होंने एक नया तरीका निकाला है मेरे भाई का भविष्य खराब करने के लिए। रेप, छेड़छाड़ जैसी झूठा परिवाद थाने में लेके गई हैं। हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है और हमें मकान बेच के वहाँ से निकालने की पूरी मिली भगत की जा रही है और पुलिस के द्वारा हमें कोई संतुष्ट नहीं किया जा रहा। हम कलावाला वाटिका रोड पे रहते हैं सर, सांगानेर सदर। सर ये जुलाई 2023 में 17 जुलाई 2023 को हमने FIR दर्ज करवाई थी, जिस पे हम जोसेफ सर से मिले थे तो उन्होंने हमें संतुष्ट किया। उन लड़कों के खिलाफ चालान पेश किया गया, उन्हें कोर्ट से अब वो जमानत पे बाहर हैं। जमानत पे वापस आने के बाद से वो लगातार वही हमसे बदला लेने के लिए, मुझसे, मेरे परिवार से बदला लेने के लिए वापस से वही हथकंडे अपना रहे हैं। और वो प्रभावशाली दबंग व्यक्ति हैं, बिल्डर के यहाँ पे वो दलाली का काम करते हैं। इसमें बिल्डर सर यश अग्रवाल है, जो उसका कोई वो नहीं है। वो मेरे पिताजी को फ़ोन करके धमकी देता है कि अगर तुम परेशान हो रहे हो या कुछ भी हो रहे हो तो तुम यहाँ से मकान खाली करके चले जाओ। जब सर से हमने एप्लीकेशन दी हुई है, अभी टाइम आएगा जब मिले। सर मेरा नाम आर्यन कोठारी है। तो 17 दिसंबर को रात को हम कहीं अजमेर से लौटे थे घर, तो पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। पार्षद के कोई जानकार आए हुए थे, पार्षद है राहुल शर्मा, वार्ड 51, उनके कोई जानकार आए हुए थे, उनसे पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। फिर मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करी, जानकार वहाँ से भग गए और वो हमें पार्षद की धमकी देंगे, गाड़ी पार्क करने नहीं देंगे, इस टाइप की चीज़ें बोल रहे थे। फिर हमने हमारी गाड़ी पार्क कर ली। उसके बाद में वो गाड़ी वाला वापस पार्षद को बिठा के अब की बार आया और उस पार्षद ने हमको काफ़ी बदतमीज़ी से अपने पास बुलाया और उसने बात सुनने की बिल्कुल नहीं सोची। मैं बात बता रहा था कि हुआ क्या, वो चाहते तो उसको मसले को वहीं हल कर सकते थे बड़े प्यार से, बट उन्होंने ना चाहा। उन्होंने उतरा, वहाँ से मेरी मदर आई, उनसे भी बदतमीजी करी, उनको बोला तेरे चांटा पड़ेगा तो साइड में हो जा, इस टाइप की बातें बोली। फिर उन्होंने धीरे धीरे बातें बढ़ाते गए, विवाद बढ़ाते गए, गाली गलौज भी करी और फिर उसके बाद में मेरी मदर के साथ धक्का मुक्की भी करी। तो स्लोप पे मेरी मदर खड़ी थी, उनके पाँव पे फ्रैक्चर भी आया। फिर मोहल्ले वाले आ गए तो उन्होंने उसको रोका, वरना वो और ज़्यादा मार पुटाई करते हैं, वहाँ पे हाथापाई और ज़्यादा करते हैं। और इस चीज़ के लिए हमने बाद में FIR भी दर्ज कराई है 18 तारीख को अगले दिन, और उस चीज़ का मेडिकल वगैरह हुआ। मेरी मदर के वहाँ फ्रैक्चर है, हमने प्राइवेट हॉस्पिटल जाके वहाँ से इलाज भी कराया, वहाँ के भी प्रूफ्स हैं हमारे पास, SMS में भी मेडिकल हुआ है। लेकिन आज तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है और SMS से हमें बिल्कुल नहीं बताया कि क्या आपको दिक्कत है, क्या समस्या है। किसी ने कोई नहीं बताया फ्रैक्चर हुआ है। वो हो सकता है कि वो वहाँ पे एविडेंस भी बदल सकते हैं, इसलिए उन्होंने ना बताया हो। और आज आप देख लीजिए 4 जनवरी हो रही है, FIR दर्ज नहीं हुई है। आज हम यहाँ जन सुनवाई में आए हैं कमिश्नर सर के पास, उनसे बात करी, उनको मैटर बताया। उन्होंने बोला है कि यहीं से मैं FIR दर्ज कर दूंगा और इस चीज़ को आगे प्रोसीडिंग्स देख लेंगे। सर ये वार्ड 51 की बात है, महेश नगर थाना लगता है, पार्षद है राहुल शर्मा और उन्होंने हमें थ्रेट्स भी दिए हैं, तो इसलिए हम लोगों को पुलिस के पास जाना भी ज़रूरी है और उन्होंने अपनी गलती भी नहीं मानी। रामेंद्र सिंह जी हमारे साथ खड़े हैं, इनसे जानना चाहेंगे सर क्या था आपका पूरा मामला। मेरा बेटा सौरभ सिंह है, मेरा नाम रामेंद्र सिंह है। ये रवि मोरानी ईडन फॉर व्हील्स नाम से कंपनी, उसमें पार्टनर था 40% का। वो इनके 15-16 लाख रुपए खा गया था। इन्होंने उसकी जो फर्जी क्लेम उठाते उसकी कंप्लेंट की थी, इंश्योरेंस कंपनी को मेल किया था, जिससे उसका क्लेम बंद हो गया मिलना। वो इनसे नाराज़ होकर के उसने गुंडे लगाकर और खुद साथ था इनका अपहरण करवाया, 6 लोगों ने अपहरण किया। उसको जान से मारने लिए इसको ले गए अजमेर रोड तक, लक्की पंडित होटल के आगे तक ले गए। वहाँ इसकी गाड़ी लूटी, इससे पैसा लूटा, इसके मारपीट की, मतलब जान से मारने की पहुँचा दिया था। पता नहीं किस कानून में जो शूटर था, वो शूटर शायद मेरे नाम को जानता था या क्या समझता था कि मैं जयपुर में रहते हुए, मेरे को 22 साल की एजुकेशन रहा हूँ और करीब 13 साल से RTO ऑफिस काम करता हूँ। जयपुर में शायद हर जगह कहीं न कहीं कोई जानता मुझे है। वो बंदा पीछे हट गया, बोले भाई मैं इस पर हाथ नहीं डालूंगा। वो मजबूरी हो गई। उसके बाद में इसको उन्होंने जिंदा तो छोड़ दिया, लेकिन मतलब मरा हुआ पटक गए, घर के बाहर गली में थे। मैं रात भर पुलिस को फ़ोन कर 100 नंबर कॉल किया। मैं 100 नंबर वाला से कहा भाई फ़ोन नंबर ट्रेस करवाइए, बेटा हमारा नहीं आ रहा है। तो शायद उसी रात थी 1 बजे से मैं 12 फ़ोन करना शुरू कर दिया था। बोले साहब रात में हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, दिन में मिलिए थाने में आकर के। इस तरह चलता रहा। जब सुबह पता लगा कि अपहरण करके ले गए तो मैं थाने पहुंचा, तो थाना श्यामनगर, क्यों ये मैं क्या नाम अपने ये अपहरण हुआ था, क्या नाम पुरानी चुंगी प्रेम पान वाले के यहाँ से। जब वहाँ से पता लगा कि श्यामनगर थाना लगता है,
जैसे थाने पहुंचा इंचार्ज से मिला, उसमें एक जो क्या नाम उसका नाम था यादव, क्या नाम उसका, जय सिंह यादव ASI, वो रवि मोरानी का खास आदमी था। उसने इंचार्ज से सेटिंग करवाई। जैसे ही मैं गया, इंचार्ज बोले तुम्हारा देन लेन का मामला है, लेन देन का है, आप जांच करवा लेंगे। हम साहब आपको कैसे मालूम है भाई, मेरे साथ घटना हुई, मैं तो अब आ रहा हूँ, लेकिन आपको कैसे बोलेंगे, आप मुलजिम से मिले हुए हो। इंचार्ज नाराज हो गए, जा FIR दर्ज नहीं करेंगे, जो करना कर लेना। तो मैं वहाँ से इन्होंने मेरा परिवाद लिखा। मैं साहब परिवाद मैं क्या करूँगा, FIR करिए, आप चालान किसके, अपहरण की लूट करिए, नहीं की। मेडिकल नहीं करवाया 4 दिन तक, फिर मैंने प्राइवेट मेडिकल करवाया। उसके बाद में मैं गया कमिश्नर साहब पास में, लांबा जी थे, उनके कहने FIR दर्ज की गई। जब FIR दर्ज हो गई, मुलजिम गिरफ्तार नहीं कर रहे थे क्योंकि पैसे खा चुके थे। उसका सबूत मेरे पास में है। IO ने खुद कबूल किया कि पैसा इंचार्ज खा गया है। तो मेरे क्या मिला, रिकॉर्डिंग मेरे पास 35 मिनट रिकॉर्डिंग है IO की। IO मनीराम शर्मा है ना। मनीराम शर्मा ने खुद अपना लाइसेंस बनवाया RTO से, अपनी बेटी लाइसेंस बनवाया, मेरे को पैसे नहीं दिए, सब ये धमकी में काम करवा लिया। मैंने 11,000 रुपये लग गए जांच में, मुझे कौन देगा। उसके बाद में इन्होंने मुजरिम बुलाया, 3 मुलजिम गिरफ्तार किए, 3 मुलजिम जेल थाने से भगा दिए। रवि मोरानी को भगाया, हर्ष सोडाला को भगाया, निशांत त्यागी को भगाया, युवराज सिंह, धनंजय बागड़ा और राजेश चौधरी को गिरफ्तार किया। जो पैसे देने वाले थे उनको वहाँ से निकाल दिया। जब मैंने फिर कंप्लेंट की इसकी, उसके बाद में इन्होंने पुलिस IO मनीराम शर्मा ने उन लोगों से मिलकर फर्जी राजीनामा बनवा कर कोर्ट से, जेल से उनको रिहा भी करवा लिया, जेल से रिहा भी करवा लिया। मुझे पता लगा, मैंने थाने को लिख कर दिया, DG ADG कमिश्नर सबको लिख के दिया, सब मैंने कोई राजीनामा नहीं किया है, ये कैसे अपराध हो रहा है, ये कैसे हो रहा है अन्याय। लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी, क्यों वहाँ अप्रोच लग रही ऊपर थी। उसके बाद में थाने में गया था इंचार्ज से मिलने लिए, उस समय आ गए थे धीरेन्द्र सिंह, मिलने गया तो मनीराम शर्मा IO ने मुझे धमकी दिलवाने लिए रवि मोरानी को थाने बुलाया, मेरे सामने फ़ोन करके बुलाया उसको, उसे धमका ले करवा ले वापस। तो मनीराम बोले तुम मेरे चक्कर में पड़े नहीं, अभी तुम्हें बताऊं कभी चक्कर मेरे पड़ोगे तो। मैं ठीक भाई, वक्त बताएगा। वो आकर उसने झगड़ा कर दिया थाने मेरे साथ में, रवि मोरानी ने। इंचार्ज साहब को समझाया, रफ़ीक खान थानेदार, उन्होंने समझाया, बोले भाई तू क्या गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करना, थाना ये, लेकिन नहीं माना। तो उसको शांति भंग बंद किया, गिरफ्तार किया। मैंने अगले दिन जाकर ऑब्जेक्शन किया कोर्ट में, तो वहाँ राजेंद्र सिंह चारण मजिस्ट्रेट थे जो, उन्होंने फर्जी कागजों उसको जमानत दे दी, और जमानत उसके बाप के लिए, जो कि उसका बाप खुद बेल आउट चल रहा था, जो 2 करोड़ 44 लाख रुपया ठग रखा उसने हरियाणा से है, और 300 बीघा सरकारी नरेना में बेची उसने फर्जी कागज बना करके। जो सीताराम शर्मा चौम उनका केस चला, दिन में दोनों में बेल आउट था, उसने जमानत दी और फर्जी कागज लगा। जमीन जो जमीन उसका प्लाट था ही नहीं, उसका लगाया क्या कहते हैं हैसियत प्रमाण पत्र। मैंने कहा मजिस्ट्रेट साहब ये गलत है, इसका मालिक ये नहीं है ना। बोले ठीक जांच करवा लेंगे। मैंने उसकी जांच करवाई, रिपोर्ट FIR दर्ज हुई, जांच करवा कर RTI रिपोर्ट में मांगी, लेकिन मुझे RTI में पूरे कागज करी उपलब्ध नहीं करवाए गए। उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब बोले राजेंद्र सिंह चारण कि मैं इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता हूँ, आप चाहो मेरे खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए, इसका पड़ला भारी है। उसके बाद मैं कमिश्नर साहब के पास गया, उसमें जहाज साहब नहीं थे, उसमें आनंद श्रीवास्तव थे। आनंद श्रीवास्तव तो मुझे कभी नहीं मिलने दिया गया, मुझे हमेशा एडिशनल कमिश्नर मिला के वापस लौटा दिया गया, लेकिन हमें कोई संतोषजनक जवाब वहाँ से भी नहीं मिला। और बल्कि हमसे क्या कहा गया, मैं शर्मिंदा होता हूँ सुनने दोबारा कहने के लिए। मैं 22 साल एजुकेशन रहा हूँ, पता नहीं कितने बच्चे मैंने IAS IPS RS बना दिए। जो वहाँ एक पुलिस अधिकारी हमसे कह रहा है पता नहीं कहाँ से मुँह उठा के आ जाते हैं। मुझे बड़ा शर्म लगी उस समय, एक जिम्मेदार अधिकारी होकर के किस तरह बात पब्लिक को कर रहा है, तो बड़ा शर्म लगती है। ये 2022 का है, ये 20 अक्टूबर रात का मामला है, और ये सब नेताओं के कांग्रेस के राज में हो रहा था। अब BJP सरकार आई है, अब इनके सरकार के राज में अगर कार्रवाई मुलजिमों पर होगी तब तो हम समझेंगे सही है, अगर नहीं होती है तो जैसी कांग्रेस वैसी BJP, क्या फ़र्क पड़ता है। ये थे रामेंद्र सिंह जी, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि 2022 अक्टूबर का ये मामला है। अभी तक जो मुलजिम है, जो वाकई में जो अपराधी हैं, उन्हें पकड़ा नहीं जा रहा है। किस वजह से नहीं पकड़ा जा रहा है उसकी फरियाद लेके आज ये जन सुनवाई में है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ इनकी फरियाद का क्या कुछ करते हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज TV, जयपुर। घूमने फिरने और सर्दी में छुट्टियां बिताने के लिए राजस्थान हमेशा से ही टूरिस्ट की पहली पसंद बना रहता है। टूरिस्ट प्रदेश भर में कई जगहों पर जाकर छुट्टियां बिताना पसंद करते हैं। सरकारी निगम RTDC भी टूरिज्म को आसान बनाते हुए लोगों को वैकेशन की सुविधाएं मुहैया कराता है, लेकिन लंबे समय से घाटे में चल रहा RTDC अब कुछ अधिकारियों की पहल के चलते सुधार के रास्ते पर नजर आ रहा है। देखिए RTDC से जुड़ी एक खास रिपोर्ट।
मशहूर गाना कसमें वादे प्यार वफा वादे हैं वादों का क्या, ये गाना तो जरूर सुना होगा। ऐसा ही हाल कुछ सरकारों का होता है। सरकारें वादों के साथ आती है और वादा खिलाफी के साथ चली जाती है, जिसके चलते सरकारी विभाग या निगम की तस्वीरें भी बमुश्किल ही बदल पाती है। कुछ ऐसे सरकारी निगम हैं जिनके हालात सालों साल जस की तस बनी रहती हैं। ऐसा ही एक निगम है आरटीडीसी। आरटीडीसी पर्यटन विभाग का ही एक छोटा निगम है जो भारत में आने वाले देसी विदेशी पर्यटकों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। इसमें भी सबसे खास है पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन, जो अपने इंटीरियर और खास डिजाइन के साथ पर्यटकों को लुभाने का काम करती है और बड़े बड़े राजे राजवाड़ों जैसे अपने पर्यटकों को फील कराती है। ये ट्रेन चलते फिरते महल का एहसास कराती है, जिसके चलते इसका नाम भी पैलेस ऑन व्हील रखा गया है, जिसकी स्पेशल सुविधाओं के चलते टूरिस्ट इसको अपनी पहली पसंद मानते हैं। लेकिन ये सब आरटीडीसी के तहत आता है। वहीं आरटीडीसी जो बीते 20 सालों से बजट की कमी के चलते अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। वैसे राजस्थान तो मरुधरा का देश कहा जाता है, लेकिन इस राजस्थान के धोरों में कई विदेशी मेहमान आते हैं और लुफ्त लेकर के यहाँ की तरोताज़ा यादें अपने देश लेकर के पहुँचते हैं। जब राजस्थान के नाम की अगर बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है आरटीडीसी विभाग का। आरटीडीसी विभाग की तरफ से जो अलग तरीके के जो होटल्स हैं जो विदेशी पर्यटकों को कहीं न कहीं लुभाने का काम करते हैं, तो ये पूरी सुविधा आरटीडीसी विभाग ही पर्यटकों को उपलब्ध करवाता है। खास बात कर लेते हैं पैलेस ऑन व्हील्स उस ट्रेन की, जो कि चलता फिरता एक होटल कहा जा सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर पूरी निष्ठा और इच्छा शक्ति के साथ काम किया जाए तो हर काम संभव हो सकता है, फिर भले ही वो नामुमकिन ही क्यों ना हो। ऐसा ही हुआ है आरटीडीसी के मेहनतकश अधिकारियों के प्रयासों के चलते, जिनकी वजह से आरटीडीसी घाटे के गर्त से धीरे धीरे बाहर आ रहा है। आलम यह है कि घाटे में चल रहा आरटीडीसी आज मुनाफे की ओर बढ़ने लगा है और ये कर दिखाया है आरटीडीसी निगम के एमडी विजयपाल सिंह ने। विजयपाल सिंह ने हौसले के साथ जीत और जुनून के बलबूते आरटीडीसी निगम में 4 चांद लगाए, साथ ही निगम को बड़ा मुनाफा दिलवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। आरटीडीसी विभाग जो है ये विदेशी पर्यटकों की खास पहचान है और ये कहा जा सकता है कि एक अमिट छाप छोड़ने का काम करती है। लेकिन आप एक पहले ऐसे अधिकारी हैं जो घाटे में था, लेकिन अब कहीं न कहीं विभाग प्रॉफिट में। जहाँ तक आरटीडीसी का प्रश्न है तो निश्चित रूप से टूरिज़्म राजस्थान, क्योंकि टूरिज़्म में एक अव्वल दर्जे पर आता है स्टेट हमारा, और बाहर से जो भी पर्यटक न केवल विदेश के बल्कि जो देश के पर्यटक हैं वो भी यहाँ आकर के आरटीडीसी के होटल्स में ठहरने को अपनी प्राथमिकता देते हैं। परंतु पिछले कुछ वर्षों से आरटीडीसी जो है वो कोरोना की वजह से कहें या अन्य बजट के अभाव में अपने होटल्स की मेंटेनेंस को लेकर के काफ़ी जूझता रहा है। तो होटल्स प्रॉपर मेंटेन नहीं होने की वजह से जो टूरिस्ट बाहर से आते थे वो संतुष्ट नहीं हो पाते थे उनकी व्यवस्थाओं से, इसलिए भी धीरे धीरे जो ग्राफ जो है वो होटल में ठहरने वाले पर्यटकों का नीचे जा रहा था। पिछले साल में हमने 10 होटल्स को चिन्हित करके और राज्य सरकार से मांग की थी और सरकार ने हमें इनके इम्प्रूवमेंट के लिए अलग से बजट प्रदान किया था और करीब 15 करोड़ रुपए हमने इन होटल्स में लगाया, जिसका नतीजा ये निकला कि ये सभी होटल्स आज हमें प्रॉफिट दे रहे हैं और इनसे जो हमें प्रॉफिट प्राप्त हुआ वो हमने दूसरे अन्य होटल्स में उस पैसे को लगाया। और इसके अलावा हमारी जो पैलेस ऑन व्हील एक ट्रेन है वो मुनाफे का एक रही है हमेशा से ही आरटीडीसी के लिए, परंतु जितना मुनाफा हमें उससे मिल सकता था उतना मुनाफा हमें मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि हम उसके ट्रेन के इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके इंटीरियर के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहे थे। तो राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार हमने उस ट्रेन को प्राइवेट पार्टनर के साथ में O&M पर हमने उसको चलाने के लिए दिया और उससे हमें जो पहले जितना मुनाफा मिलता था उससे दुगने से भी अधिक हमें अब मुनाफा उस ट्रेन से प्राप्त होगा। आपको बता दें, इस निगम के अंतर्गत कुल 70 होटल मोटेल राजस्थान की खूबसूरत लोकेशंस पर मौजूद हैं, जिसमें 29 होटल मोटेल कैफेटेरिया संचालित किए जा रही हैं, जबकि 39 बंद चल रही हैं।
बता दें दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत ट्रेन में से एक ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स का भी नाम आता है, जो चलते फिरते राजशाही ठाट को एक्सपीरियंस करने का मौका देता है। एमडी विजयपाल सिंह बताते हैं उन्होंने निगम को घाटे से उभारने के लिए इस ट्रेन को 5 सालों के लिए प्राइवेट कंपनी को टेंडर प्रक्रिया के चलते संचालित करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद हालातों में सुधार आता नजर आ रहा है। वहीं विजयपाल सिंह इसका श्रेय पूरी टीम को देते हैं। उनका कहना है यह सब टीम की संयुक्त पहल के प्रयास से संभव हो पाया है। ऐसा है कि अकेला व्यक्ति तो कोई कुछ कर नहीं सकता, ये एक टीम एफर्ट होता है और निश्चित रूप से हमारे जो चेयरमैन थे उनका भी इसमें काफ़ी योगदान रहा। उनके प्रयास से सरकार तक हम अपनी बात पहुंचा पाए और सरकार ने हमें जो बजट दिया अपने होटल्स को इम्प्रूव करने के लिए, वो एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद आरटीडीसी को जो है बजट प्राप्त हुआ था। इसके अलावा राज्य सरकार ने एक टूरिज्म डेवलपमेंट फंड बनाया था, जिससे अन्य काफ़ी विभागों के कार्य किए जा रहे थे। उसमें भी आरटीडीसी को एज एजेंसी कार्य करने का मौका मिला, क्योंकि हमारे पास एक बहुत मजबूत इंजीनियरिंग विंग भी है। तो हमने जब दूसरे विभागों के कार्य किए तो उनका जो प्रोरेटा हमें मिलता था 9%, उससे भी हम करीब 10-12 करोड़ रुपए तो हम उसी से अर्जित कर पाए 1 साल के अंदर। तो इस तरह से हमने अनेक जो इनकम को ज़्यादा बढ़ाने के अनेक तरीके हो सकते थे, उन पे हमने अधिक ध्यान दिया। वहीं इस टेंडर के तहत अब विभाग को सालाना 1 करोड़ के मुनाफे का अनुमान लगाया गया है, लेकिन अब सवाल है कि इस निगम में 39 बंद होटल पर कैसे रेवेन्यू को कमाया जाए और बिना बजट के इस निगम को कैसे जिंदा रखा जाए। बहरहाल नवतेज टीवी प्रदेश के सीएम मजलाल शर्मा से अपील करता है वे मामले का संज्ञान में ले और सरकार इस विभाग पर अपनी नजर घुमाए, तो इस विभाग के हालात में सुधार आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट नवतेज टीवी। अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।